नमस्कार दोस्तों। आज हम वेटनरी सर्जरी की क्लास नंबर 3 लेने जा रहे हैं और इसमें जो हमारे आज के 3rd क्लास में जो टॉपिक रहेंगे तो वो टॉपिक है इसके अंदर एक तो है सिस्ट का और दूसरा रहेगा इसके अंदर हाइग्रोमा का। तो एक टॉपिक इसमें सिस्ट का है और दूसरा टॉपिक है इसके अंदर हाइग्रोमा का जो 3rd क्लास में रहने वाला है। तो प्लीज़ मेरा जो वीडियो है यदि आपको पसंद आता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज सबसे पहला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे हम सिस्ट। देखो, सिस्ट के अंदर सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करें तो सिस्ट होती क्या है। सिस्ट के अंदर क्या होगा कि इसमें एक शरीर के कोई भी भाग के अंदर एक थैलीनुमा या सेक लाइक या थैलीनुमा संरचना बनेगी शरीर के किसी भाग के अंदर, और उसमें यदि पानी जैसा तरल पदार्थ भरा हुआ है तो उसे सिस्ट कहते हैं। यानी कि शरीर के कोई भी भाग के अंदर कोई कैविटी हो सकती है या कोई सेक या थैली लाइक कोई स्ट्रक्चर हो सकती है जिसके अंदर पानी जैसा तरल पदार्थ भरा होता है तो उसे सिस्ट कहते हैं। अब सिस्ट के अंदर कभी कभार पानी जैसे तरल पदार्थ के साथ साथ इसके अंदर बाल या दांत वगैरह भी हो सकते हैं। यानी कि सिस्ट के अंदर फॉरेन बॉडी के रूप में भी हो सकता है कुछ, जैसे कि पैरासाइटिक की भी सिस्ट बनती है। तो इस प्रकार से कई बार सिस्ट के अंदर बाल और दांत भी देखने को मिलते हैं। अब यदि सिस्ट में लक्षण की बात करें तो लक्षण इसके अंदर या इसके सिम्टम क्या आएंगे सिस्ट के अंदर या कैसी दिखाई देती है। तो लक्षण में देखें तो इसमें एक तो है कि सूजन नहीं आती, यानी कि स्वेलिंग नहीं आती सिस्ट के अंदर, सूजन नहीं आएगी। और इसका जो आकार है, सिस्ट का जो आकार होता है वो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है, यानी कि जो उसका साइज है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। सिस्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द नहीं होता और सिस्ट जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि सभी साइड से एक जैसी दिखाई देगी, इसलिए सिस्ट कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। और सिस्ट के अंदर सॉफ्ट फ्लक्चुएटिंग स्वेलिंग होती है। सॉफ्ट फ्लक्चुएटिंग स्वेलिंग होती है, अर्थात जब स्वेलिंग को हम दबाते हैं तो वो दूसरी साइड चली जाती है, जब उधर से दबाएंगे तो इस साइड आ जाएगी। तो सॉफ्ट फ्लक्चुएटिंग स्वेलिंग होगी, यूनिफॉर्म होगी, दर्द नहीं होगा, आकार धीरे धीरे बढ़ता है और सूजन नहीं आती। तो ये हो गए उसके लक्षण के बारे में। अब सिस्ट की जो कंडीशन है वो ज्यादातर कौन से एनिमल में देखने को मिलती है। ज्यादातर ये भैंस के अंदर, गाय के अंदर, बकरी के अंदर और ऊंट के अंदर देखने को मिलती है। तो ज्यादातर जो चांस सिस्ट के होते हैं गाय, भैंस, बकरी और ऊंट के अंदर देखने को मिलती है। देखो, अब हम देखते हैं कि सिस्ट के प्रकार, यानी कि सिस्ट कितने प्रकार की होती है। प्रकार की या टाइप्स की बात करें तो इसके 5 टाइप्स होते हैं, 5 प्रकार की ये होती है। तो सबसे पहला हम देखते हैं इसके अंदर रिटेंशन सिस्ट। रिटेंशन सिस्ट, इसकी डेफिनेशन की यदि हम बात करते हैं तो इसमें कोई भी शरीर की जो ग्रंथि है, या तो ग्रंथि या उस ग्रंथि की नलिका या डक्ट यदि बंद हो जाती है या बंद होने पर जो सिस्ट का निर्माण होता है तो वो सिस्ट कहलाती है रिटेंशन की सिस्ट। तो रिटेंशन सिस्ट के अंदर जैसे रिटेंशन वाली जो सिस्ट है तो इसमें ज्यादातर जो सिस्ट का यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें सलाइवरी सिस्ट और एक इसमें हनी या रेनुला सिस्ट। तो वो किसका एग्जाम्पल है, रिटेंशन सिस्ट का। रिटेंशन सिस्ट का जो एग्जाम्पल है वो है इसके अंदर सलाइवरी सिस्ट और एक है इसके अंदर हनी या रेनुला सिस्ट। तो अब देखते हैं, इसको समझते हैं अपने
कि जो कान वाला भाग है, किसी भी एनिमल के अंदर कान वाला जो भाग होता है उसके आधार भाग में, यानी कि कान के थोड़ा सा नीचे आधार भाग के अंदर एक ग्रंथि होती है, वो ग्रंथि होती है इसके अंदर पैरोटिड, पैरोटिड ग्रंथि होती है। और उसके जस्ट नीचे या लोअर जा की तरफ एक ग्रंथि होती है, उसे हम बोलते हैं मैंडिबुलर ग्रंथि, मैंडिबुलर ग्रंथि या मैंडिबुलर ग्लैंड। और इसी प्रकार से इसके पैरेलल में, यानी कि लोअर जाके अर्थात जीभ के जस्ट नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहां ग्रंथि होती है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्रंथि। अब देखो, अपने जो डेफिनेशन देखी थी इसके अंदर कि किसी भी ग्रंथि या उसकी यदि कोई नलिका यदि बंद हो जाती है तब जो सिस्ट का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं रिटेंशन सिस्ट। और उसके एग्जाम्पल हमने देखे सलाइवरी सिस्ट, हनी या रेनुला सिस्ट। अब देखो, ये मान लो पैरोटिड ग्लैंड है, तो पैरोटिड ग्लैंड है, हमारे को पता है कि ये जो ग्रंथियां हैं वो किसका सिक्रेशन करती है, सलाइवा का। तो ये सलाइवा यहाँ पे बनता है इस ग्रंथि में, और जो सलाइवा इसके अंदर बनेगा वो एक नलिका के द्वारा मुख कैविटी के अंदर खुलता है। और कई बार क्या होता है कि इस ग्रंथि के अंदर इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन होने से ये ग्रंथि ही बंद हो जाएगी, या कई बार इस नलिका के अंदर कोई इन्फेक्शन होने से तो ये नलिका बंद हो जाती है। यानी कि अपना ग्लैंड जो होती है वो सिक्रीशन सलाइवा का करती रहती है, तो वहां प्रेशर की वजह से कई बार ये नलिका जो होती है उसका लीकेज होने लग जाता है और वहां पे एक सिस्ट का निर्माण हो जाता है। तो इस सिस्ट को हम बोलते हैं रिटेंशन सिस्ट। तो इसका एग्जांपल देखा, जैसे सलाइवरी सिस्ट कोई भी ग्लैंड हो सकती है, तो एक है इसके अंदर हनी और रेनुला सिस्ट। तो हनी और रेनुला सिस्ट जो होती है वो ज्यादातर मैंडिबुलर ग्लैंड या सबलिंगुअल ग्लैंड की ग्रंथि या उसकी नलिका बंद होने से सिस्ट का निर्माण होता है, उसे हम बोलते हैं हनी सिस्ट या रेनुला सिस्ट। तो ये रेनुला सिस्ट जो मिलती कहां पे है, ये मुख गुहा की फर्श पे या जीभ के निचले हिस्से पर, जीभ के निचले या मुख गुहा की फर्श पे मिलेगी। तो वो सिस्ट कौन सी होती है, रेनुला सिस्ट या हनी सिस्ट कहलाती है। देखो, सेकंड जो सिस्ट है वो होती है जन्मजात, जन्मजात भी कहते हैं, या इसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल, कंजेनाइटल सिस्ट या जन्मजात सिस्ट। यानी कि इसकी जो परिभाषा की बात करें, कोई भी एम्ब्रियोनिक कैविटी यदि बंद होने से सिस्ट का निर्माण होता है तो वो जन्मजात या कंजेनाइटल सिस्ट कहलाती है। तो कोई भी एम्ब्रियोनिक कैविटी या गुहा कोई बंद होगी, जो सिस्ट का निर्माण होता है तो उसे हम बोलते हैं जन्मजात सिस्ट। तो इसको समझते हैं। तो एक सिस्ट, इसका जो एग्जाम्पल है वो है यूराकस सिस्ट। इसका जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो है इसके अंदर यूराकस सिस्ट। अब ये यूराकस सिस्ट जो होती है वो कहाँ बनती है या उसकी पोजीशन कहाँ पे होती है, तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उस कंडीशन के अंदर उस बच्चे के यूरिनरी जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर और अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि गर्भनाल, गर्भनाल और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में एक संरचना होती है, उस संरचना को बोलते हैं हम यूराकस। यूराकस जो संरचना है, इसके माध्यम से ही यूरिन के लिए मार्ग होता है। ज्यादातर केस के अंदर यह जो यूराकस की जो ओपनिंग है वो बंद हो जाती है जन्म के बाद, परंतु कुछ केस के अंदर यह यूराकस की ओपनिंग बंद नहीं हो पाती। तो ये ज्यादातर हम फील्ड कंडीशन में भी एक केस देखते हैं कि परवियस यूराकस का केस आता है। तो इस केस के अंदर जैसे छोटा जो बच्चा है उसके अंदर यूरिन जो अपने नॉर्मल मार्ग से भी आता है, और जो सुंडी वाला भाग है, अम्बिलिकल वाला रीजन है, वहां से भी ड्रॉप ड्रॉप करके इसके अंदर यूरिन निकलता रहता है। तो इसमें यूराकस वाली जो ओपनिंग है वो बंद नहीं हो पाती, तो उस दौरान वहां पर अम्बिलिकल रीजन के अंदर या बीच में कहीं भी एक सिस्ट का निर्माण होता है, तो वो सिस्ट कहलाती है यूराकस सिस्ट। इसमें नेक्स्ट है थर्ड
एक्सुडेशन सिस्ट। देखो एक्सुडेशन सिस्ट क्या होती है कि शरीर में पहले से ही कोई कैविटी है या गुहा है और उसमें यदि फ्लूइड इकट्ठा हो गया तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम एक्सुडेशन सिस्ट। अब ज्यादातर देखा जाए तो इसका उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के अंदर इसका होगा हाइड्रोसील। तो हाइड्रोसील वाली जो कंडीशन हम फील्ड में भी देखते हैं कि ब्रशन कोश में जैसे पानी भर जाता है तो वो कंडीशन कौन सी होती है, हाइड्रोसील। अब ब्रशन जो कोश है वो एक पहले से ही शरीर में उपस्थित गुहा है और उस गुहा के अंदर यदि वहां पे फ्लूइड का कम्युलेशन हो गया तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, हाइड्रोसील, अर्थात कौन सी सिस्ट होगी, वो एक्सुडेशन सिस्ट। नेक्स्ट इसमें जो सिस्ट है 4 इनकैप्सुलेशन सिस्ट। इनकैप्सुलेशन सिस्ट, तो ये सिस्ट क्या होती है? इनकैप्सुलेशन सिस्ट कैसे बनती है? जब शरीर के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी चली गई या शरीर के अंदर कोई भी पैरासाइट चला गया तो उस पैरासाइट या उस फॉरेन बॉडी के चारों ओर एक सिस्ट का निर्माण हो जाता है। यानी कि किसी भी फॉरेन बॉडी और पैरासाइट के चारों ओर यदि सिस्ट का निर्माण होता है तो उस सिस्ट को हम इनकैप्सुलेशन सिस्ट कहते हैं। और यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल या उदाहरण जो होगा वो है इसके अंदर हाइडेटेड सिस्ट। हाइडेटेड सिस्ट जो होती है वो किसका उदाहरण है? इनकैप्सुलेशन का। यानी कि कोई भी पैरासाइट हो सकता है, कोई भी फॉरेन बॉडी है, यदि उसके चारों ओर सिस्ट का निर्माण होता है तो वो सिस्ट कहलाती है इनकैप्सुलेशन सिस्ट। तो ये ज्यादातर हम देखते हैं गिड के केस में भी एक सिस्ट होती है, तो वो भी कौन सी सिस्ट होगी? इनकैप्सुलेशन सिस्ट। तो ये इनकैप्सुलेशन सिस्ट का उदाहरण है। नेक्स्ट और लास्ट इसमें जो सिस्ट है वो है इसमें डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट जो होती है वो ज्यादातर पूछा जाता है कि कौन से एनिमल के अंदर पाई जाती है, तो ये कैमल के अंदर पाई जाती है। कैमल यानी कि ऊंट के अंदर पाई जाती है। और इसकी यदि हम पोजीशन की बात करें तो ये नीचे वाले जबड़े की ओर या गर्दन वाले हिस्से के अंदर पाई जाएगी। तो वो सिस्ट कौन सी होगी? डर्मोइड सिस्ट। और होती किसमें है? ये कैमल या ऊंट के अंदर होती है। अब इस सिस्ट के अंदर काला सीबेसियस फ्लूइड होता है या इसके अंदर बाल भी मिलते हैं। तो इस सिस्ट में काला सेबेसियस फ्लूइड मिलेगा और बाल होते हैं। इसमें पाई जाती है कैमल में। होती क्या यहाँ पे है? ये पोजीशन इसकी यदि देखा जाए तो ये गर्दन वाले हिस्से में या निचले जबड़े की ओर पाई जाती है। तो वो सिस्ट कौन सी होती है? डर्मोइड सिस्ट। देखो सिस्ट के कारण के बारे में देखते हैं कि किस कारण से बनती है सिस्ट। तो कारण वैसे तो इसके अंदर आएंगे, जो सिस्ट के हमने टाइप देखे थे। तो ये कोई भी बॉडी में यदि फॉरेन बॉडी की एंट्री होती है तो फॉरेन बॉडी से भी हो सकती है, पैरासाइट से भी हो सकती है या जन्मजात हो सकती है। तो सिस्ट के कारण भी अंदर देखा, जन्मजात हो सकती है, पैरासाइट से हो सकती है या फॉरेन बॉडी से हो सकती है। तो अब इसके अंदर हम करते हैं इसके डायग्नोसिस या निदान की बात करते हैं। डायग्नोसिस कैसे करें कि ये सिस्ट ही है? तो इसके लिए हम यहाँ जो बॉडी के जिस पार्ट में सिस्ट बनी हुई है तो उसमें हम एक फ्रेश नीडल से इसको पंचर करके देख लेते हैं। और पंचर करने से यदि साफ पानी जैसा फ्लूइड आ रहा है तो वो क्या चीज है? सिस्ट है। तो इससे हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसका इलाज क्या होता है। यदि शरीर के किसी भाग में सिस्ट बन गई तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, यानी कि इलाज क्या है। तो इलाज में हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले जिस भाग के अंदर सिस्ट बनी हुई है तो उस एरिया के अंदर, जैसे कि हमने एब्सेस में किया था कि ये मान लो सिस्ट है
तो वहां पे हम साइट को तैयार करते हैं, जैसा कि एब्सेस के अंदर हमने स्टेप देखे थे। तो साइट हमने तैयार होने के बाद एसेप्सिस तरीके से या तो फ्रेश नीडल ले लेते हैं इसके अंदर, या तो फ्रेश नीडल या ट्रोकार कैनुला आता है, उसके द्वारा हम इसको पंचर कर लेते हैं और पंचर करने से जितना भी इस सिस्ट के अंदर फ्लूइड है, पानी जैसा पदार्थ है, उसको निकाल देते हैं। अब निकालने के बाद इसके अंदर हम डालते हैं टिंचर आयोडीन। इसमें टिंचर आयोडीन हम डाल देते हैं। अब टिंचर आयोडीन हमने पिछली क्लासों में भी देखा था कि ये एक इरिटेंट सॉल्यूशन होता है। अब इरिटेंट सॉल्यूशन होने की वजह से अब इस सिस्ट के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है या झिल्ली होती है, उसको बोलते हैं हम लाइनिंग झिल्ली। लाइनिंग झिल्ली या लाइनिंग मेम्ब्रेन। तो लाइनिंग झिल्ली जब टिंचर आयोडीन का घोल इसमें डालेंगे पूरा इसको खाली करने के बाद, तो ये लाइनिंग झिल्ली क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। जब इस सिस्ट के अंदर लाइनिंग झिल्ली नष्ट हो जाती है तो उसके बाद इसके अंदर जो पानी जैसा फ्लूइड बन रहा है वो बनना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो एक इलाज इसका ये है। और दूसरा हम इसमें इलाज जो करते हैं वो सर्जिकल तरीके से करते हैं, यानी कि साइट को तैयार करने के बाद इस सिस्ट का जो पूरे का पूरा कैप्सूल है या पूरा सेक या थैली नुमा जो संरचना है, तो सर्जरी से इसको हटा देते हैं। तो ये सर्जिकल तरीके से भी कर सकते हैं। और एक तरीका इसके अंदर जो मैंने आपको बताया है, फ्रेश नीडल से इसके पानी को निकाल दिया जाए और उसके बाद टिंचर आयोडीन का घोल उसमें डाल देते हैं, ताकि उसकी लाइनिंग झिल्ली जो होती है वो नष्ट हो जाती है और उसके बाद इसमें जो फ्लूइड का बनना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से सिस्ट का इलाज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइग्रोमा, जिसको हम बर्साइटिस भी कहते हैं। बर्साइटिस। तो हाइग्रोमा क्या होता है, तो पिछली क्लास के अंदर भी हमने थोड़ा डिस्कशन किया था कि यह जो हाइग्रोमा डेवलप होता है ये कहाँ पे होता है, जोड़ों वाले भाग पर, यानी कि जॉइंट वाले भाग पे होता है। जो भी हड्डियों के जोड़ होंगे यानी कि जॉइंट्स होंगे, तो वहां पे क्या होता है, ज्यादातर गाय और भैंस के अंदर जो जोड़ वाला जो जॉइंट वाला हिस्सा है, वहां पर एक लटकती हुई स्वेलिंग उभरती है, यानी कि लटकती हुई स्वेलिंग मिलेगी, तो उस चीज को हम बोलते हैं हाइग्रोमा। तो ये ज्यादातर जॉइंट वाले भाग पे होता है। तो यदि आगे वाले पैरों की बात करें, तो आगे वाले पैर के अंदर ज्यादातर ये कंडीशन जहां तो नी जॉइंट पे मिलेगी या एल्बो जॉइंट पे मिलेगी। और यदि पीछे वाली पैरों की बात करें, तो पीछे वाले पैरों के अंदर या तो ये स्टाइफल जॉइंट पर या हॉक जॉइंट पर, यानी कि गाय और भैंस में जोड़ वाला जो पार्ट है वहां पर एक लटकती हुई स्वेलिंग मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं हाइग्रोमा। तो हाइग्रोमा मेनली होता किससे है, बर्साइटिस की वजह से, सेल्यूलाइटिस या कोई भी चोट या ट्रॉमा के कारण हाइग्रोमा बनता है। इसका एक कारण यह भी है कि जब हम पशु को कोई हार्ड सरफेस या पक्के फर्श पर बांधते हैं, तो बार बार उसके जो जॉइंट हैं उस फर्श पे उसकी रगड़ लगती है, तो उससे भी क्या होता है, हाइग्रोमा डेवलप हो जाता है। तो फील्ड कंडीशन के अंदर एक डिजीज पाई जाती है, ब्रुसेलोसिस। तो इस बीमारी के अंदर भी क्या होता है, हाइग्रोमा मिलेगा। यानी कि ब्रुसेलोसिस बीमारी का जो एक टिपिकल सिम्टम्स होता है उसमें भी हाइग्रोमा डेवलप होता है। अब हमने जैसे जॉइंट्स की बात की जाए, तो यदि यह कार्पल हाइग्रोमा होता है, कार्पल हाइग्रोमा, तो कार्पल हाइग्रोमा को हम बोलते हैं कैप्ड नी, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, कैप्ड नी। इसी प्रकार से यदि ये हॉक जॉइंट पे होगा, यानी कि हॉक जॉइंट का हाइग्रोमा होगा, तो उसको हम बोलते हैं कैप्ड
हॉक। और इसी प्रकार से यदि ये एल्बो जॉइंट पे होता है तो उसको हम बोलते हैं कैप्ड एल्बो। यानी कि कार्पल हाइग्रोमा है तो कैप्ड नी बोलेंगे, और हॉक जॉइंट के अंदर हाइग्रोमा है तो कैप्ड हॉक बोलेंगे। इसी प्रकार से एल्बो जॉइंट पे यदि हाइग्रोमा है तो उसे हम कैप्ड एल्बो के नाम से जानते हैं। यह हाइग्रोमा या बर्साइटिस जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। तो इसके यदि टाइप्स की बात करें तो ये 4 प्रकार की होती है। तो पहला टाइप आता है इसके अंदर सिस्टिक, दूसरा आता है इसके अंदर प्रोलिफरेटिव, और तीसरा आता है इसके अंदर फाइब्रस, और चौथा होता है इसके अंदर हीमोरेजिक। यानी कि 4 प्रकार की बर्साइटिस होती है, सिस्टिक, प्रोलिफरेटिव, फाइब्रस और हीमोरेजिक। ये सीक्वेंस के साथ चलती है। मान लो ये कोई एनिमल का नी जॉइंट है, तो इसके अंदर सबसे पहले यदि सिस्टिक फॉर्म की बात करें तो इसके अंदर जो वर्सा होती है, वर्सा की जो वाल होती है वो कैसी हो जाती है, इसके अंदर मोटी हो जाती है। वर्षा की जो बाल होगी वो कैसी हो जाएगी, यानी कि उसकी जो भित्ति है वो मोटी हो जाती है, और इसके अंदर जो अपने को फ्लूइड मिलेगा वो चिकना फ्लूइड मिलता है। तो वो फॉर्म होती है इसकी सिस्टिक। तो प्रोलिफरेटिव के अंदर क्या होता है, प्रोलिफरेटिव में इसकी जो स्वेलिंग होती है उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। यानी कि यहाँ पे ग्रोथ होगी और यहाँ पे क्या बन जाती है, कार्टिलेज बन जाती है। प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर क्या होता है कि सिस्टिक के बाद जो प्रोलिफरेटिव फेज आती है, तो सबसे पहले हमने जैसे सिस्टिक में देखा था कि वर्षा की जो बाल है मोटी हो जाएगी और उस स्वेलिंग के अंदर चिकना फ्लूइड भरा होता है। प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और वहां उस कंडीशन में क्या बन जाती है, यहाँ पे कार्टिलेज बन जाती है। और इसी प्रकार से आती है फाइब्रस फॉर्म। जो थर्ड फॉर्म आएगी तो वो कौन सी फॉर्म है इसकी, फाइब्रस। तो फाइब्रस कंडीशन के अंदर यहाँ पे क्या बनने लग जाता है, फाइब्रस टिश्यू बनने लग जाता है, फाइब्रस उत्तक बनने लग जाएगा, और जो फ्लूइड इसके अंदर है, चिकना जो फ्लूइड था वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर कम हो जाएगा। तो वो कौन सी स्टेज में होता है, फाइब्रस फॉर्म के अंदर। और जैसे ही हीमोरेजिक फॉर्म आएगी तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे क्या मिलेगा, पूरे के अंदर ब्लड मिलेगा। यानी कि हीमोरेजिक फॉर्म के अंदर इस स्वेलिंग के अंदर क्या आएगा, ब्लड आएगा। यानी कि यदि हम इसको नीडल से पंचर करते हैं तो इस स्टेज के अंदर क्या आता है, इसमें ब्लड आता है। तो इसकी 4 स्टेज होती है या 4 प्रकार होते हैं, सिस्टिक, प्रोलिफरेटिव, फाइब्रस और हीमोरेजिक। सिस्टिक के अंदर इसकी वाल मोटी होती है, चिकना फ्लूइड होगा इसके अंदर। प्रोलिफरेटिव में वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, कार्टिलेज बन जाती है। फाइब्रस फॉर्म के अंदर इसमें फाइब्रस टिश्यू बन जाता है इस स्वेलिंग के अंदर, और फ्लूइड की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और हीमोरेजिक के अंदर इसके अंदर ब्लड वाली पोजीशन होती है, अर्थात इसमें पूरे में क्या हो जाएगा, ब्लड मिलेगा। तो वो कंडीशन हो जाती है इसमें हीमोरेजिक। अब इसके सिम्टम या लक्षण के बारे में बात करें तो हाइग्रोमा की स्वेलिंग जो हमने देखा था जॉइंट पे होती है, तो ये स्वेलिंग का जो साइज है वो धीरे धीरे बढ़ता है। साइज कैसे होगा इसका, धीरे धीरे बढ़ेगा। और इस कंडीशन के अंदर हमने देखा इसमें जो फ्लूइड होता है वो चिकना फ्लूइड होता है इसके अंदर, और यानी कि जो फ्लूइड होगा वो कैसा होता है, इसके अंदर चिकना फ्लूइड होगा। साइज इसका क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता है। तो इस कंडीशन के अंदर पशु के यदि दर्द की बात करें तो पशु के किसी प्रकार का दर्द नहीं होता, अर्थात इस कंडीशन में पशु की चाल पर कोई भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि टाइम बीत जाता है या ओनर उस पशु का इलाज सही समय पर नहीं करवाता तो टाइम के साथ साथ वहां पर उस हाइग्रोमा के अंदर क्या हो जाता है, सेप्टिक आर्थराइटिस हो जाता है। सेप्टिक आर्थराइटिस। सेप्टिक आर्थराइटिस की वजह से, अर्थात इसमें जॉइंट्स या बोन इन्वॉल्व हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर पशु के दर्द भी होता है, अर्थात पशु की चाल पे भी फर्क
बढ़ेगा। यानी कि इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है, भयंकर दर्द होगा पशु के, और अर्थात उसकी चाल में भी फर्क पड़ जाएगा। अर्थात जैसे हमने देखा था कि हाइग्रोमा के केस के अंदर, जैसे हाइग्रोमा डेवलप हुआ है तो उस केस के अंदर यहाँ पे फ्लूइड था, लेकिन वहां पे क्या पड़ जाएगी, पस फॉर्मेशन होने लग जाएगी। तो ये कंडीशन कब बनती है, जब लंबे टाइम तक उस पशु का इलाज नहीं होता, तो वो सेप्टिक आर्थराइटिस की कंडीशन हो जाती है। यानी कि सेप्सिस का मतलब वहां पे इन्फेक्शन हो गया और उस कंडीशन में वहां पे पस बनने लग जाती है। अब हम देखते हैं इस हाइग्रोमा का इलाज कैसे करते हैं, यानी कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। कि मान लो ये हाइग्रोमा है, किसी पशु के अंदर नी जॉइंट पर हाइग्रोमा बन गया है, तो उसका इलाज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इलाज के अंदर, सर्जरी के अंदर लगभग वही स्टेप्स रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर साइट को तैयार करेंगे, यानी कि एसेप्सिस तरीके से सबसे पहले ये साइट तैयार होने के बाद फिर हम यहाँ पे एक फ्रेश नीडल से इसको पंचर करेंगे, और पंचर करने पर जितना भी इसको अंदर लसलसा जो फ्लूइड है या लसलसा पदार्थ है, इसको दबा के इसको खाली कर देते हैं। यानी कि जितना लसलसा पदार्थ इसमें बना हुआ है, फ्लूइड बना हुआ है, तो उसको बाहर निकाल देते हैं। तो बाहर निकालने के बाद अब इसमें हम एक इंजेक्शन है एंटीबायोटिक, इसमें जेंटामाइसिन और एक इंजेक्शन है इसके अंदर डेक्सोना। इनका रेशो जो होता है वो 2:1 के रेशो में लेके हम एक फ्रेश सिरिंज में भरकर इसमें इंजेक्ट कर देते हैं। और इसमें जब जेंटामाइसिन और इंजेक्शन डेक्सामेथासोन डाल देते हैं और उसके बाद इस पर टाइट 8 शेप के अंदर बैंडेजिंग करते हैं, पूरे प्रेशर के साथ करते हैं, ताकि ये जो हाइग्रोमा की स्वेलिंग है वो इसके साथ चिपक जाए। तो यह कंडीशन जो है 8 शेप या ये जो प्रोसीजर है वो हम 2 से 3 बार रिपीट करते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम वीकली 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। और इस कंडीशन में भी यदि हमारे हाइग्रोमा का जो इलाज है वो नहीं हो पाता या हाइग्रोमा ठीक नहीं हो पाता, तो फिर हम सर्जिकल तरीके से जो ये हाइग्रोमा यहाँ पे डेवलप हुआ था, इसको सर्जिकल तरीके से एलिप्टिकल चीरा, यानी कि जो चीरा लगता है इसके अंदर, इस शेप के अंदर एलिप्टिकल इंसिजन से इस पूरे के पूरे बर्सल सेक को ही निकाल देते हैं, और उसके बाद जो स्किन के एजेस हैं उसकी हम सूचरिंग कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसका इलाज करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास जो हमारी रही है वो सिस्ट और हाइग्रोमा पे रही है। तो यदि मेरे वेटनरी सर्जरी क्लास के वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इन वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।